जहाँ गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाएं। वर्मी कंपोस्टिंग यानी केंचुए की खाद बनाने के लिए सबसे पहले हम जो है एक ऐसे स्थान का चुनाव करते हैं जहाँ पर हमको कचरा गोबर इन सबको मिला करके शुरू में इनको गाड़ा जा सके, यानी इनको गलाया जा सके। इस गलाने के लिए यहाँ आप देख रहे हैं ये जो एक हमने एक ट्रेंच बना रखी है। इस ट्रेंच के अंदर हम सबसे पहले एक जो है 8:5 के रूप में 8:5 गोबर 5:5 कचरा, इस अनुपात के अंदर हम नीचे सबसे पहले इस ट्रेंच के अंदर जो है गोबर डालेंगे और इसके बाद इसमें जो है हम कचरा डालेंगे। इस प्रकार कचरा गोबर डालते जाएंगे जब तक ये भर नहीं जाता है। कचरा कोई सा भी काम में ले सकते हैं, चाहे वो बाजरे का तूंतरा हो, सरसों का डांखड़ हो, कैसा हार्ड हो, सारे जितने प्रकार के बीट्स खरपतवार हैं वो सब चीज़ें, ये सब चीज़ें हम ले सकते हैं कचरे में। आप देख रहे हैं ये सबसे पहले नीचे जो है हम गोबर की परत लगाते हैं। आप इस ट्रेंच में देख रहे हो सबसे पहले जो है ताज़ा गोबर ला करके और इसमें जो है हमने सुशाला से कलेक्ट इकट्ठा किया है, उसको नीचे ताज़ा गोबर डाल करके एक परत ताज़ा गोबर की बिछा देते हैं। और इसके बाद ये गोबर के परत बिछाने का सबसे गोबर के परत बिछा करके और इसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं। आपको मालूम है केंचुए खाद अक्सर लोग बाग जो हैं क्या केवल गोबर से ही बनाते हैं, जो एक बिल्कुल ही सरासर गलत विधि है। अगर गोबर हमारे पास आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध हो तो केंचुए खाद की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। आप देख रहे हैं इसमें जो है दूसरी परत हम कचरे की डाल रहे हैं और ये कचरा जो है हमने जैसा भी हमको मिला है खेत से, हमारे फार्म से जो भी कचरा जिस प्रकार का मिला है वो सब कचरा इसमें हम डाल रहे हैं। तो मैं बता रहा था आपको कि हम जो है ये केंचुए खाद बनाने का हमारा मूल उद्देश्य क्या है। केंचुए खाद बनाने का मुख्य उद्देश्य हमारा यह है कि सबसे पहले तो हमारे यहाँ खेतों की जो सिंचित भूमि है उस सिंचित भूमि का केंचुए के गोबर की खाद केवल 30% भाग ही उपलब्ध हमारे पास। यानी सिंचित भूमि में अगर हम गोबर की खाद की पूरी मात्रा का उपयोग करें तो हमारे पास केवल 30% खेत के लिए ही गोबर की खाद उपलब्ध है। इसलिए गोबर की खाद की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए, बढ़ाने के लिए हम जो है हमारा ये केंचुए खाद बनाना आवश्यक है। दूसरा हमारा मूल उद्देश्य है किसान के एक दूसरा हमारा मूल उद्देश्य है। आप देख रहे हैं कि जो इसमें केंचुए जो खाद बना रहे हैं इसमें हम पहले कचरा डाला था और कचरे के साथ हमने हमारे पास जो हरा कोई भी अगर खरपतवार भी मिल गया है तो वो भी हम डाल दे, चाहे वो खरा सत्यानाशी क्यों हो, चाहे आंकड़ा धतूरा नीम के पत्ते क्यों न हो। हाँ, एक विशेष बात है कि आंकड़ा धतूरा नीम के पत्ते डालने से, जैसे आग डाल रहे हैं, धतूरा डाल रहे हैं, नीम के पत्ते डालने से इनसे जो केंचुए खाद बनेगी उसमें उस खाद को जिस खेत में भी हम देंगे वहाँ दीमक का प्रकोप नहीं रह जाएगा, वहाँ दीमक का प्रकोप नहीं होगा। इसलिए आपके पास जो भी केंचुए की खाद बनाने के लिए आपके पास जो खरपतवार हैं उन सबको इससे जो शुरू के अंदर गलाने की विधि के अंदर हम इनको डाल देते हैं। लेकिन ध्यान रहे अनुपात हमारा गोबर का और खाद का अनुपात 8:5 का ही रहेगा। गोबर का और कचरे का अनुपात यानी कृषि अवशिष्ट का अनुपात 8:5 ही रहेगा। तो मैं बता रहा था हमारा दूसरा उद्देश्य यह है कि हमारे जो खेतों में हमारे आज के अगर हम भारतवर्ष का आंकड़ा देखें तो 1800 मिलियन टन प्रति वर्ष हमारे यहाँ कृषि अवशिष्ट तैयार होता है, जो केवल जलाने के काम में आता है या फेंकने के काम आता है, कचरा फैलाने के काम आता है। उस कृषि अवशिष्ट को हम जो है खेतों में रिसाइकलिंग करना चाहते हैं, हम खेतों में वापस देना चाहते हैं। खेतों में वापस पहुंचाने के लिए हमें केंचुए खाद बनाना आवश्यक है। ये आप देख रहे हैं तीसरी परत, पुनः एक परत तैयार हो गई थी, उस परत के ऊपर पुनः ताज़ा गोबर डाला जा रहा है। ताज़ा गोबर डाल करके इसके ऊपर फैला दिया जाएगा पूरे को। तो मैं बता रहा था आपको कि हमारे पास जो कृषि अवशिष्ट है उसको या तो जलाने के काम में लेते हैं
जैसे बाजरा के तूतड़ा हैं पड़े रहते हैं और कुछ की काम में ले लेते हैं। हमारे शादी विवाह करते हैं, उसके अंदर जो सब्जियां वगैरह अवशिष्ट बच जाते हैं वो भी हमारे कई फसल जो बीज जाते हैं, धान अनाज, हमारे यहाँ जो है ऐसे खरपतवार हैं जो हमको किसी काम के, हमारे इनके जो किसानों के किसी काम में नहीं आते, केवल खड़े रहते हैं। इन सब को हम जो है इस खासकर हमारी पल्प जो फ्रूट इंडस्ट्री है, जूस बनाने की फैक्ट्रियां हैं, अचार बनाने की फैक्ट्रियां हैं, वहाँ पर जो हमारा फल फ्रूट होते हैं, या जो टमाटर जो है जैसे गल जाते हैं, लोग सड़क को फेंकते रहते हैं, उन सब को हम जो है केंचुए खाद बनाने के लिए काम में लेते हैं। आप देख रहे हैं इस परत के ऊपर गोबर डालने के बाद ये हमारे पास सूखा कचरा पड़ा हुआ हमारे को मिल गया है, तो हमने सूखे कचरे की एक परत लगा रहे हैं इसमें, ताकि केंचुए खाद इनकी बन जाए। तो सूखा जो भी हमारे पास कूड़ा जो खेत में बचा पड़ा हुआ था उसको ला करके हमने अगली परत बनाने की तैयारी कर ली है। इस प्रकार ये खेत, इसमें जो हमारी जो गाड़ने की जो ट्रेंच है, इसमें ये सूखा कचरा भी डाला जा रहा है। एक परत इसकी तैयार करेंगे। मैं बता रहा था आपको कि हमारे जो दूसरा उद्देश्य हमारा था कि हम जो है कृषि अवशिष्ट हमारा जो बिल्कुल किसी काम का नहीं रह जाता है और जिसके अंदर बहुत वैल्यूबल हमारे जो बहुत ही कीमती पोषक तत्व हैं वो उसके अंदर उपलब्ध होते हैं, उन पोषक तत्वों को हम खेत में पहुंचाना आवश्यक है। एक विशेष बात ध्यान दे बताऊंगा कि कृषि बिना जैविक पदार्थ के कोई कृषि नहीं है। कृषि करने के लिए जैविक पदार्थ की अत्यावश्यक है और जैविक पदार्थ केवल कृषि अवशिष्टों से मिल सकता है और कोई अन्य कोई साधन नहीं है। गोबर का खाद ही, गोबर ही उसका एक साधन है, कृषि अवशिष्ट उसका साधन है। तो ये जैविक खाद हम जो है, या गोबर की खाद जो हमारा इसका मुख्य साधन है ऑर्गेनिक मैटर का, यानी जैविक पदार्थ का भूमि में। इसके बिना कोई कृषि नहीं है। तो मैं बता रहा था आपको कृषि के लिए जैविक पदार्थ आवश्यक है। जैविक पदार्थ अगर खेत में है तो पौधों के जमीन के अंदर जीवों की मात्रा भी उपलब्ध होती है, तो सफिशिएंट मात्रा में उपलब्ध होती है। मुख्य उद्देश्य हमारा भूमि में जीवों की मात्रा को बनाए रखना है। जीवों की मात्रा का गिरना, कम होना हमारी भूमि को बंजर बनाने की तरफ हम अग्रसर होते हैं। इसलिए जिस भूमि में जैविक पदार्थ है वहाँ जीवों की संख्या भी अधिक होगी और अधिक होने से खेत उपजाऊ होगी। तो हम एक प्रकार से भूमि की उपजाऊपन जीवों की संख्या का मापन करके भी पता कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कचरा डाल दिया सूखा, इस सूखे कचरे के ऊपर हमने पुनः जो है हमारे पास गोबर था उसकी एक परत बना दी है। इस गोबर की परत बन रही है ये, और ये गोबर जो इसके ऊपर पूरे में बिछा दिया जाएगा। तो मैं बता रहा था आपको कि जैविक पदार्थ जीवों, आप देख रहे हैं कि ये जब हमने सारा हमारी आखिरी परत बन गई है तो इस आखिरी परत बन जाने के बाद में इसको हम जो है फुहारे से या पानी से, साधन कोई सा पानी हमको जो उपलब्ध है उससे इसको अच्छी तरह जो है इसमें पानी भर देते हैं, यानी गीला कर देते हैं। पानी इतना होना चाहिए कि ये जो है आवश्यकता से अधिक इसके अंदर भरा रहे और पूरा कूड़ा और गोबर अच्छी तरह गीला हो जाए। इस प्रकार हम इसमें बराबर इसमें पानी डालते रहते हैं। जितना पानी ये डाला जाएगा और इसमें रुक सके उतना पानी डालना चाहिए। तो मैं बता रहा था आपको कि जैविक पदार्थ जीवों की संख्या ही हमारी भूमि का उपजाऊपन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। जीव ही हमारी मृदा की उत्पादकता को या उर्वरता को घोषित करने का एक सीधा साधा तरीका भी है और उसके द्वारा हम मापन भी कर सकते हैं कि भूमि उपजाऊ है या उत्पादक है, दोनों ही चीज़ें हैं। इसका मापन जीवों की संख्या के द्वारा भी कर सकते हैं, क्योंकि जीवों का भोजन जैविक पदार्थ है और जैविक पदार्थ में पोषक तत्व है। आप आजकल आप देख रहे हैं कि हमारे खेतों में जैविक पदार्थ जो है गोबर की खाद की उपयोगिता कम हो गई है और अंग्रेजी खादों जो हमारे केमिकल पदार्थ हैं उनका प्रयोग किया जा रहा है। तो इनसे आज हमारे भूमि के अंदर जो है उत्पादकता गिरती जा रही है, मृदा बंजर होने को जारी है, क्योंकि जैविक पदार्थ उसके अंदर धीरे धीरे कम होता जा रहा है, यानी जीवों की संख्या कम होती जा रही है। तो हमारी इस भूमि को उपजाऊपन बनाए रखने के लिए हमको जैविक खाद का प्रयोग करने के लिए बाध्य होना ही पड़ेगा। और इसके लिए हम जो है एक हमारे पास एक तरीका जो है केंचुए की खाद बना करके भी इस जैविक खाद की आपूर्ति करने का हमारे पास कारगर तरीका हमारे पास उपलब्ध है। इसमें विशेष कोई परिश्रम नहीं है। आप देख रहे हैं कि ये जो है इसको परत बनाने के बाद में
आवश्यकता के अनुसार इसमें पानी भरा जा रहा है। ये पानी भरने के बाद में इस कैरी को इस जो ट्रेंच है इसके अंदर जो हमने गोबर और ये कचरा मिला डाला है परतों में, इसको हम 10 दिन के लिए यहीं छोड़ देंगे। 10 दिन छोड़ने का तात्पर्य ये है कि 10 दिन तक इसको संभालते भी नहीं है, हम केवल पानी भर दिया है और 10 दिन छोड़ते हैं। क्योंकि जब इसमें सड़न गलन शुरू होगा तो इसका तापक्रम 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है और ये सही 10 दिन के अंदर ये तापक्रम वापस 32 डिग्री सेंटीग्रेड वापस आ जाता है। 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड वापस नीचे आ जाता है 10 दिन के अंदर। इसलिए अगर इस 10 दिन के अंदर आप देख रहे हैं तापक्रम नोट कर रहे हैं, 10 दिन पूरे हो गए हैं और तापक्रम इसको नोट कर रहे हैं, तो अगर 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम आ जाता है तभी हम इसके अंदर कैंचो छोड़ने के लिए और कैरी में इसको ट्रांसफ़र करेंगे, दूसरी कैरी में इसको जहाँ कैंचो खाद बनाना वहाँ लेके जाएंगे और कैंचो छोड़ेंगे। अगर इसमें कैंचो छोड़ देंगे तो कैंचो हमारे मर जाएंगे, इस तापक्रम को सहन नहीं कर सकते। इसलिए जो है ये तापक्रम 32 डिग्री सेंटीग्रेड ऑटोमेटिकली बिना नापने की आवश्यकता नहीं है। 10 दिन में स्वतः ही ये तापक्रम 70 डिग्री पहुँच करके पुनः 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर वापस आ जाता है और ये 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम हमारी जो है इस कैंचो खाद बनाने के लिए और कैंचो छोड़ने के लिए उपयुक्त तापक्रम है। इसी समय हम इसमें पानी की मात्रा का भी आकलन करते हैं। पानी की मात्रा आकलन करने के लिए हमको इस कचरे को जो जलाया जा रहा है, जो गाढ़ा है हमने गलाया है, इसके एक मुट्ठी के अंदर भरकर इसको दबाते हैं। दबाने के बाद में इसमें जो पानी टपकता है, अगर पानी टपक जाता है इसका मतलब इसके अंदर पानी आवश्यकता से अधिक है और अगर हाथ गीला हो जाता है तो इसका मतलब इसमें पानी उपयुक्त है और अगर हाथ सूखा गीला, कुछ सूखा कुछ गीला होता है तो इसमें पानी की मात्रा जो है सही है। अब हम दूसरे स्थान पर जो आप देख रहे हैं ये दूसरे जगह जहां हमको कैंचो खाद बनानी है, ये स्थान समतल होना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि ये जो एक स्थान जो है पक्का ही हो, ये कच्चा भी हो सकता है आपको, लेकिन समतल होना आवश्यक है। इस समतल भूमि के अंदर भी हम बुढ़ा भी हो तो भी चलेगा, पक्का हो तो भी चलेगा। इस समतल भूमि में हम जो है सबसे पहले नीचे हमारे पास जो भी हार्ड यानी कठोर डंठल वाले जो हमारे पास कृषि अवशिष्ट हैं, आप देख रहे हैं सरसों के डांकड़ा है हमारे पास, ये कृषि अवशिष्ट, इन सरसों के डांकड़ों को हम जो है सबसे पहले नीचे 1-2 इंच मोटी परत नीचे बनाते हैं। ये चाहे बुढ़ा हो तो भी बनाएंगे और ये पक्का है तो फर्श है तो भी बनाएंगे। इसका बनाने का मूल उद्देश्य हमारा ये है कि एक तो हम बुढ़े में बनाएंगे तो हमारे एक तो सबसे बड़ी किसी को ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि कैंचुए मिट्टी में चले जाएंगे या अन्यत्र भाग जाएंगे। कैंचुए इस कैरी को छोड़ करके बाहर नहीं जाएंगे। ये कैंचुए की जो वैरायटी है, ये जो कैंचुए किस्म है अशेनिया फोर्टिडा, ये इस कैरी को छोड़ करके बाहर नहीं जाएगा। ये एक तूड़ा हमने नीचे बिछा दिया है हार्ड, और इसको बिछा करके इसको इस प्रकार प्रेस कर दें ताकि एक तरह की जो है परत नीचे बन जाए। इसका बिछाने का मूल उद्देश्य एक तो हमको जो है प्रॉपर एरेशन यानी वायु संचार पूरा बनाए रखना चाहते हैं हम, जिससे कैंचुए खाद के दौरान जो हमारे कैंचुए हैं वो अपना एग लेइंग अंडे देने की प्रक्रिया इसमें आसानी से कर सकते हैं। दूसरा हमारा इसके अंदर पानी अगर मान लो हम अगर कहीं आवश्यक ज़्यादा लग गया है तो हमारा इसके अंदर सफोकेशन यानी पानी की जो है प्रदूषण, पानी के द्वारा इसमें ऐसा वातावरण नहीं बनेगा जिसमें अन्य गैसें बन जाएं, पूरा वायु संचार रहेगा। और इसी ड्यूरेशन में आपको मालूम ये जो है हमारे इसमें माइक्रोब्स जो काम करते हैं, सूक्ष्म जीव जो काम करते हैं, वो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को फिक्सन का काम भी इस वक्त आसानी से कर सकते हैं अगर प्रॉपर एरेशन है तो इस एरेशन को बनाए रखने के लिए, अधिक मॉइस्चर को बाहर निकालने के लिए और कैंचुओं को अंडे देने के लिए हम सबसे नीचे ये पक्की परत हम बिछाते हैं। इस पक्की परत को बनाने के बाद में इसके ऊपर पानी का बढ़िया सा पानी का छिड़काव कर दिया जाता है। ध्यान रहे अब पानी का जो छिड़काव किया जाए उस पानी की पीएच 7 से 7.5 पीएच ही होनी चाहिए। उसका पीएच मापन पीएच जो है अधिक खारा पानी काम में नहीं लिया सकता। अधिक खारे से कैंचुए और कैंचुए खाद दोनों नष्ट हो सकते हैं। तो हमारी जो पीएच है उसकी 7 से 7.5 पीएच की का जल ही इसमें काम में लिया जा रहा है। इसका बढ़िया सा पानी का छिड़काव करते हैं हम। छिड़काव बढ़िया सा पानी का छिड़काव करते हैं। जब ये पूरी अच्छी तरह गीला हो जाए तो इसके बाद अगर कच्चा फर्श है तो पानी का छिड़काव थोड़ा ज़्यादा करें ताकि नीचे की ज़मीन में भी थोड़ा पानी चला जाए,
तो वहाँ नीचे से कई बार लाल चींटियों का आक्रमण हो जाता है, नीचे से कई बार दीमक का भी आक्रमण हो जाता है। तो गीला होने से, असीम मात्रा में होने से वहाँ उनका आक्रमण भी जो है न के बराबर रह जाएगा। ये बिछाने के बाद में हमने नीचे एक परत बना ली। इसके बाद में जो 10 दिन तक हमने पदार्थ गड़ाया था और जिसका तापक्रम 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम हमने नोट कर लिया था, उस पदार्थ को, उस मटेरियल को अब ला करके इसके ऊपर जो है बिछाया जाता है। और इसको इस प्रकार इतना बिछाया जाता है कि 1.5 से 2 फीट ऊंची एक मेड बन जाए, पूरे के ऊपर एक ऐसी दीवार से खड़ी हो जाए जो 1.5 से 2 फीट ऊंची हो। ध्यान रहे, 1.5 से 2 फीट से ज़्यादा ऊंची दीवार या ये मेड नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि 2 फीट तक कैंचुओं की इफिशियंसियाँ बढ़िया रहती है काम करने की। उनकी जो क्षमता इनको गोबर की खाद को और कृषि अवशिष्टों जो है कैंचुए खाद में परिवर्तित करने की क्षमता 2 फीट तक बढ़िया रहती है। और 1.5 फीट से नीचे कम बनाएंगे तो हमारे उत्पादन कम होगा। इसलिए जो है हमेशा 1.5 से 2 फीट ऊंची ये मेड बनानी चाहिए। और ये जो है जो पदार्थ इसमें अन्य सामान नहीं डाल सकते, आपने जो 10 दिन तक गड़ाया है वही डालना होता है। तो मैं बता रहा था आपको, ये हमारे जो आप देख रहे हैं ये इस प्रकार जो भर करके और अपना जो सामान ये जो गलाया था वो इस पर डाल दिया जाता है और मेड बनाई जा रही है। ये आपको मालूम है, ये मेड ये इसमें जो आप देख रहे हैं कि ये कुछ गला है कुछ नहीं गला है, डंठल लगे हैं, कुछ बड़े मोटे डंठल हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि कैसा जो है कैसे बन जाएगा। नहीं, कैंचुए इनको आराम से बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, इनको कैंचुए बड़े आराम से इनके कैंचुए खाद में कन्वर्ट कर देंगे, बदल देंगे, आराम से इनका भोजन करेंगे और इनका कैंचुए खाद बना देंगे। जब बढ़िया सी समतल इसकी जो है क्यारी, बढ़िया सी सुंदर लगने वाली क्यारी जो 1.5 से 2 फीट ऊंची बनाई जा रही है, आप देख रहे हैं क्यारी बनाई जा रही है। मटेरियल कम होगा तो वो डाल दिया जाएगा। तो मैं बता रहा था आपको कि कैंचुए खाद में बढ़ाने का उद्देश्य हमारा चल रहा था, तो उसमें सप्लाई आपूर्ति करना गोबर की खाद की। किसानों के पास जो कृषि अवशिष्ट पदार्थ बचा है उसको जो कृषि काम में नहीं आ रहा उसको काम में लेना। हाँ, सबसे तीसरा हम जो है हमारे आजकल किसानों को रोजगार देने का भी एक साथ बढ़िया तरीका है। अगर वो किसान अपने खेत में